मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्लास 10th का बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है क्या क्या वो लाइफ प्रोसेस है जो आपको ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक पार्ट समझेंगे। हम जो पढ़ रहे हैं पूरा NCERT के एज इट इज लाइन्स पढ़ रहे हैं, तो सारे के सारे पॉइंट्स, सभी वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से आप लोग सुनेंगे। देखेंगे पहले क्या है। सबसे पहले, हाउ डू वी टेल डिफरेंस बिटवीन दैट व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। आप सबसे पहले कैसे बताओगे किसी चीज़ को कौन जिंदा है कौन नहीं है। इफ़ वी सी ए डॉग रनिंग, अगर आप किसी डॉग को रन करते हुए देखते हो, काऊ को च्यू करते हुए देखते हो उसके कड को, या मैन को बहुत शाउटली चिल्लाते हुए देखते हो किसी स्ट्रीट के अंदर, तो आप कहते हो वो जिंदा है। बट अगर ये तीनों चीज़ सो जाए, तो अगर तीनों चीज़ ये सो जाए, एस्लीप हो जाए, तो आप क्या ये कहोगे कि तीनों लिविंग नहीं है? नहीं, वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव। हम फिर भी कहेंगे वो जिंदा है। क्यों कहेंगे? वी सी देम ब्रीथिंग, हमको सांस लेते हुए देख रहे हैं। एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, क्योंकि कोई ऑर्गेनिज्म अगर सांस ले रहा है तो वो जिंदा है। हम उसकी बॉडी के मूवमेंट से हम पहचान सकते हैं वो ब्रीथिंग कर रहा है। व्हाट अबाउट प्लांट? अगर ये बात सही है तो क्या प्लांट नॉन लिविंग है? नहीं। व्हाट डू वी नो दैट दे आर अलाइव? हाउ डू वी नो? सॉरी, वी सी देम ग्रीन, हम उनको ग्रीन देखते हैं। सम अस विल से, बट व्हाट अबाउट प्लांट दैट हैव लीफ ऑफ कलर अदर देन ग्रीन? देखो, कुछ जने क्या कहेंगे कि प्लांट की ग्रीन लीफ जो है ग्रीन है, मतलब वो लिविंग है। अगर ये बात सही है तो उन प्लांट्स का क्या जिनकी लीफ ग्रीन नहीं है? बहुत सारे दुनिया में प्लांट होते हैं जिनकी लीफ ग्रीन नहीं, किसी और कलर की होती है, तो उसको क्या कहोगे आप? या कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनकी लीफ स्टार्टिंग में ग्रीन होती है लेकिन समय के साथ उनका कलर चेंज हो जाता है। दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव, लेकिन हम तो फिर भी कहते हैं कि वो जिंदा है। कैसे? क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि जैसे आज ही वैसे ही कल रहेंगे, या 10 साल बाद भी उतना ही रहेगा। वो अपनी साइज में या तो गर्थ में मोटा, या तो मोटा होगा प्लांट या लंबा होगा, वो बढ़ेगा। इन अदर वर्ड, या दूसरी भाषा में कहा जाए, वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट आइदर ग्रोन related or not as common evidence for being alive, but a plant that is not visibly growing is still alive. हम ये भी कह सकते हैं कि जो चीज़ ग्रो कर रही है वो लिविंग है, बट प्लांट दिखता थोड़ी आसानी से ग्रो करता हो, तो क्या उसको फिर भी ये थोड़ी कहोगे मर गया है? कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो उनकी जो ब्रीथिंग मूवमेंट है वो दिखते नहीं। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, देख लो, दिख जाए तो कैसे ब्रीथ कर रहा है। एंड चीटी, कॉकरोच दिखते हैं कि ब्रीथ करते हुए, बट लिविंग तो है। सम यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ। जो दिख रहा है सिर्फ वो इनफ नहीं है पता लगाने के लिए कि वो चीज़ लिविंग है या नहीं। तो कैसे पता लगाएं इसके बारे में देखते हैं। देखिए, मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। बहुत छोटे छोटे मूवमेंट जो होते हैं वो दिखते नहीं आसानी से। फॉर एग्जाम्पल, is this invisible movement molecular movement necessary for life? If we ask this question to professional biologist, they will say yes. मतलब क्या बोला गया समझना, आपकी बॉडी में किसी भी चीज़ का मूवमेंट, जैसे आपने खाना खाया, खाने में क्या खाया आपने? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज कहाँ गया? आपके माउथ में, लेकिन माउथ से बॉडी के हर सेल तक जाना चाहिए। तो ग्लूकोज का जो मूवमेंट है दिख थोड़ा रहा है, दिख रहा है कि आपको ग्लूकोज मूव करता हुआ, लेकिन हो तो रहा है। तो कहा यह गया है कि ये जो मॉलिक्यूलर लेवल पर, मतलब बहुत छोटा छोटा मूवमेंट है, क्या ये हमको साबित कर सकता है या हमको बता सकता है कोई लिविंग है? किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछे तो कहेगा यस। लेकिन एक और चीज़ की फिर प्रॉब्लम आ गई। क्या आ गई? इनफैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट। वायरस कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट को शो नहीं करता है अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। क्या मतलब समझना, देखो, वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस एक तरह का क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये कुछ इस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर ये किसी लिविंग बॉडी के बाहर हो,
अगर ये किसी लिविंग बॉडी के बाहर हो तो ये बिहेव करेगा एज ए नॉन लिविंग, तो ये बिहेव करेगा एज ए नॉन लिविंग, मतलब जिंदा ही नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी लिविंग बॉडी के अंदर घुस जाए, जैसे ही किसी लिविंग बॉडी के अंदर ये घुस जाएगा, इन हो जाएगा, तो ये बिहेव करेगा एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी के बाहर हो तो नॉन लिविंग, किसी के अंदर हो तो लिविंग। और जिस भी ऑर्गेनिज्म पे अटैक करता है उसको आप क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। ठीक है, तो मैं अगर ये कहूं कि वायरस अगर किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, और किसी होस्ट के अंदर है तो लिविंग, तो मैं गलत नहीं होऊंगा। इसीलिए हम कहते हैं वायरस जो होता है ये एक तरह का कनेक्टिंग लिंक है, ये कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है? लिविंग एंड नॉन लिविंग को। लिविंग एंड नॉन लिविंग को ये चीज कनेक्ट करती है, इसीलिए इसको कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। फिर एंड दैट इज पार्शियली व्हाई देयर इज ए कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। अभी तक कंट्रोवर्सी चल रही, वो जिंदा है कि मरा हुआ है, कोई साबित नहीं कर पाए। क्यों? बाहर दिखे तो नॉन लिविंग, अंदर दिखे तो लिविंग, ये कौन सी बात हुई? अब देखिए, वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ? आपको मॉलिक्यूलर मूवमेंट चाहिए क्यों? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लास दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो वेल ऑर्गेनाइज होते हैं। दे कैन हैव टिश्यू, उनके पास टिश्यू हो सकते हैं। टिश्यू हैव सेल, टिश्यू किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। सेल हैव स्मॉलर कंपोनेंट इन देम, सेल के पास बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? आप लोग पढ़ के आए बचपन से, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, हालांकि ये सिर्फ प्लांट में होता है, लाइजोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, सभी को मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं, बस नाम बता रहा हूं। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। ये जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है बार बार टूट रहा है, क्यों? एनवायरमेंट चेंज हो रहा है। इफ ऑर्डर ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। अगर ये चीज टूट जाए तो कोई भी चीज जिंदा नहीं रह पाएगी। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग, इसीलिए लिविंग थिंग को हर चीज को बार बार रिपेयर करना पड़ता है अगर टूट जाती है तो, ताकि वो जिंदा रह सके। सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल अराउंड ऑल द टाइम। क्योंकि सभी चीजें जो भी आपने पढ़ी सब के सब मॉलिक्यूल की बनी हुई है। कोई सा भी मॉलिक्यूल, लिपिड हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट, कोई सा भी हो, सब मॉलिक्यूल का बना हुआ है। तो आपकी बॉडी को कंटिन्यूसली इन चीजों को मूव करना पड़ता है ताकि वो साबित कर पाए वो जिंदा है और अपने आप को, बॉडी को मेंटेन रख सके। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? लेट अस एक्सप्लोर। क्या क्या प्रोसेसेस होती है, अब उनको पढ़ते हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? हमारे चैप्टर का नाम, क्या होती है लाइफ प्रोसेस? शुद्ध हिंदी भाषा में वो प्रोसेस जो आपको जिंदा रखने के लिए जरूरी है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, वो सारी कहलाती है लाइफ प्रोसेसेस। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो इवन व्हेन दे वर नॉट डूइंग एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी है, कोई भी चीज। मतलब आप अगर सो रहे हो तो भी आपकी बॉडी में लाइफ प्रोसेस चल रही है। कौन कौन सी? ब्रीथिंग, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सब चल रहा है, लेकिन आपको दिखता नहीं है। आप कुछ काम नहीं करो, खाली बैठे रहो तो भी होता है। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, क्लास में बैठे हो, इवन इफ वी आर जस्ट अस्लीप, सो रहे हो, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन। इन सबको स्टार्ट रहना पड़ता है। द प्रोसेस विच नो लॉन्गर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। ये प्रोसेस जो कंटिन्यूसली चलती रहती ताकि आपकी लाइफ चल सके, ये सभी कहलाती है लाइफ प्रोसेसेस। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। क्योंकि ये सारी प्रोसेस जो है डैमेज को प्रिवेंट करती है, उसके लिए जरूरी है, और इसको कंटिन्यूस एनर्जी भी चाहिए। दिस एनर्जी कम फ्रॉम
आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये सारी एनर्जी बाहर से आती है। सो देयर मस्ट बी ए प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो क्या बोला गया समझो, जो भी एनर्जी चाहिए आपके, सपोज सेल को बोलता हूँ उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो थोड़ी बनाएगा, वो तो बाहर से इंपोर्ट करेगा। आपकी बॉडी बाहर से एनर्जी को लेगी, तो बाहर कुछ तो होना चाहिए जो एनर्जी दे, अपने आप थोड़ी आएगी। कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो एनर्जी प्रोवाइड करे। तो हम खाते हैं उसके लिए खाना, फूड, उस फूड के थ्रू आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। देखो क्या बोला गया, विच वी कॉल फूड टू द इनसाइड, अ प्रोसेस विच कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन। क्या मतलब समझना, देखो एक चीज समझाता हूं मैं आपको। आपके हाथ में अभी है एक एप्पल, आपके हाथ में अभी है एक एप्पल, इसके अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। क्या क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है, लिपिड प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, ये सारी चीजें प्रेजेंट है। इन सबको क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट। इन सबको क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट। आप इन न्यूट्रिएंट को बॉडी के अंदर खाने वाले, बॉडी के अंदर इंजेस्ट करने वाले, ठीक है, ईट करने वाले। तो ये जो प्रोसेस है खाने की, ईट करने की, ये कहलाती है न्यूट्रिशन। याद रखना, प्रोसेस ऑफ ईटिंग इज नोन एज न्यूट्रिशन। आप हाथ से खाना खा रहे हो, मुंह से खा रहे हो, मतलब हाथ का यूज कर रहे हो, डायरेक्टली बिना हाथ के यूज कर रहे हो, कोई और बॉडी पार्ट है, तो ये सारा आता है न्यूट्रिशन के अंदर। लेकिन जो उसके अंदर प्रेजेंट है, प्रोटीन, लिपिड वगैरह सब, वो तो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। तो वही बोला गया है, इफ द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, अगर एक बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है, एडिशनल रॉ मटेरियल विल आल्सो नीडेड, कुछ और रॉ मटेरियल भी चाहिए होंगे, विटामिन हो गया, लिपिड्स हो गए, ये सब चाहिएगा बाहर से, ताकि बॉडी ग्रो कर सके। क्लियर पॉइंट सारे? फिर सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, हमारा सबका पूरा जीवन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पर बेस्ड है। कैसे? जो आप खाते हैं ग्लूकोज, ठीक है, जो प्लांट बनाता है ग्लूकोज, उसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, ये रहा कार्बन, ठीक है, ये रहा इसके, ये रहा कार्बन। प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, क्या लेते हैं वो? CO2, ये रहा कार्बन। अगर कार्बन नहीं होगा तो जिंदा कैसे रहोगे? मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्स आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड, बहुत सारा खाना भी कार्बन बेस्ड होता है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स खाना खा रहे हो, उसकी बेसिस पर अलग अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेस है। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड, हमारे आउटसाइड सोर्स की एनर्जी अलग अलग हो सकती है। सिंस द एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन, इस एनर्जी के सोर्स को तोड़ना पड़ेगा और बिल्डअप करनी पड़ेगी हमारी बॉडी, एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू ए यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, तोड़कर बनाकर पूरी हमारी बॉडी के अनुसार उसको ढालना पड़ेगा, ताकि आप उससे एनर्जी ले सकें और आपकी बॉडी की वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो सके, लाइफ प्रोसेसेस चल सके, एज वेल एज द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल द बॉडी नीड टू ग्रो, और वो सारी चीजें मिल सके जो आपकी बॉडी को चाहिए ताकि वो ग्रो करे। फॉर दिस a series of chemical reaction in the body is necessary, कुछ रिएक्शन बहुत जरूरी है बॉडी में ताकि वो चल सके सारे काम। देखेंगे उसके अंदर क्या दे रखा है। आप लोग पढ़ के आए केमिस्ट्री में अभी, ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स ऑफ ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल। आपका जो ग्लूकोज टूटता है तब जाकर एनर्जी मिलती है। जो ग्लूकोज आपने खाया ना, वो टूटेगा बॉडी में, तोड़ने के लिए उसमें रिडक्शन जरूरी है। फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, इसीलिए तब ऑक्सीजन लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन ही तोड़ता है उसको। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स फॉर सेल्यूलर नीड इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। बाहर से ऑक्सीजन लेना और उसको फूड को तोड़ने में हेल्प लेना उसकी, ये कहलाता है रेस्पिरेशन। इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, देखो आप सभी जानते हैं दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सिंगल सेल, एक सेल के बने हुए,
एक मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल के बने हुए। तो सिंगल सेल में जितनी भी एक्टिविटी है, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन तो होता नहीं है, खाना लेना हो, गैस एक्सचेंज करना हो, वेस्ट को बाहर निकालना हो, सब के सब एक ही बॉडी की सेल से होते हैं, इंटायर सरफेस पूरे सरफेस से होते हैं। इज इन कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट, पूरा टाइम वो इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में रहता है। बट वॉट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, क्या होता है जब बॉडी साइज बढ़ जाती है, बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, हमारी बॉडी डिजाइन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जैसे इंसानों की देख लो, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, हमारे सारे सेल कॉन्टैक्ट में थोड़ी इन्वायरमेंट के, देख लो आपके हार्ट का सेल, किडनी का सेल, क्या कॉन्टैक्ट में इन्वायरमेंट के हो। दस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल। देखो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एक और नाम से क्या जानते हैं, यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर में सारा काम डिफ्यूजन से हो जाता है, उसको कोई और की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि एक ही सेल का तो बना हुआ है, अंदर बाहर तो आराम से हो जाएगा। लेकिन जो मल्टी सेल्यूलर है वो बहुत सारे सेल के बने हुए हैं, तो उसमें डिफ्यूजन आसानी से नहीं हो पाता है। फिर वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट स्पेशलाइज इन फंक्शन दे परफॉर्म। वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने इन सभी पार्ट्स के बारे में पढ़ा है थोड़ा सा, और इसको डिटेल में हम डील करेंगे। इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट अपटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। खाने को लेना और ऑक्सीजन को लेना, अलग अलग टिश्यू काम करते हैं इसके लिए। हाउएवर दिस पजेस अ प्रॉब्लम सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट वन प्लेस। फूड और ऑक्सीजन को एक ही जगह ले लिया गया, while all parts need them। देखो आपने मुंह में खाया खाना तो आपके माउथ में रह जाएगा, चाहिए तो पूरी बॉडी को, ऐसा तो नहीं कर सकते कि माउथ है बाकी बॉडी को ना मिले। तो आपकी बॉडी को एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी मेंटेन करना पड़ता है, ताकि बॉडी में जो भी चीज़ है वो ट्रांसपोर्ट हो सके, हर सेल तक, हर जगह पहुंच पाए और सभी सेल अपने काम कर पाए। और मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है वो काम करता है, एक तो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है सब चीज़ें, और ब्लड को पंप करता है कौन, आपका हार्ट, जिसके थ्रू पूरा ब्लड पंप होता है और सारी चीज़ें सभी ऑर्गन तक, सभी सेल तक पहुंच पाती। क्लियर पॉइंट। फिर व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट। जब भी केमिकल रिएक्शन होगी बाई प्रोडक्ट तो बनेगा। दे आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल ऑफ द बॉडी बट कुड इवन बी हार्मफुल। देखो जो चीज़ बनाई हमारे कोई भी केमिकल रिएक्शन से मे बी पॉसिबल हार्मफुल हो, नुकसानदायक हो सकती है, भले ज़्यादा ना कर लेकिन कर तो रही नुकसान। तो उन बाय प्रोडक्ट को बाहर निकालना पड़ता है, और इन्हीं बाय प्रोडक्ट को आप क्या कहते हैं, वेस्ट। देयरफॉर नीड टू बी रिमूव फ्रॉम बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड द बॉडी बाय प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। जिस प्रोसेस से बॉडी से बाहर निकलेगा वो कहलाएगा एक्सक्रीशन। अगेन if basic rule of body design in multicellular organism are followed, a specialized tissue for excretion will be developed। हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए भी एक स्पेशल टिश्यू होता है, which means that the transportation system will need to transport waste। मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, कहाँ तक, आपके एक्सक्रीटरी टिश्यू तक, ताकि वो हमारी बॉडी से सारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल सके। मतलब ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। क्लियर पॉइंट। चलिए हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है, यहाँ तक अच्छे से रीड करेंगे, इसके बाद हम हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।